नहीं, हमारे बिना असंभव है। अब संभव कहाँ होगा तो वो बात की बात है, लेकिन असंभव है हमारे बिना। हमारी कि वो क्या था, आज क्या राहुल गांधी जी ठीक है या उनकी दादी जी ठीक थी? और उसके बाद जो अकॉर्ड हुआ, ये तो आपके खानदानी अकॉर्ड चलते आ रहे हैं। ये जनता तो बीच में पिस रही है आपके इसी अकॉर्ड के अंदर। कभी कोई किसी के साथ अकॉर्ड बनाता है, और आपको याद होगा जो जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य था वो था राजीव और फारूक साहब का अकॉर्ड, और 87 की रिगिंग, जिसके बाद बंदूक यहां पर दाखिल हुई। और आज आपको जवाब देना पड़ेगा उमर साहब, वो 1.5 लाख लोग जो कब्रों में दफन है उसका जवाब कौन देगा? जरा मुझे फिर बताएं। आज फिर से आप ऑटोनॉमी की बात करना शुरू हो गए। आप फिर से जो अमन सुकून यहां पर आया हुआ है उसको आप फिर से वापस उसी कगार पे लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। तो उमर साहब, इन सब चीजों का जवाब आप कब देंगे लोगों को, ये आपको बताना पड़ेगा। आज तो जिस हिसाब से आप ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा यहां पर सैलानी आए हैं। आप और राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? ये 2.5 करोड़ के सैलानी फिर से वीजा लेकर यहां पर आए, और जब वीजा लेकर यहां पर आएंगे तो क्या 2.5 भी पीछे रह जाएंगे? तो कहां जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोग? कहां जाएंगे वो कश्मीर के लोग जिसने पिछले 5-10 सालों से जो कम से कम उनकी खुशहाली देखी है? ये किस तरह की राजनीति आज उमर साहब और राहुल गांधी जी कर रहे हैं? ये जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जवाब मांगती है। वो गुज्जर बकरवाल भाई जिनको आपने, जिनकी उत्पीड़ना की और आज तक जिनको कभी आपने उनके हक नहीं दिए, आज अगर उनको 50-60 साल बाद उनके पॉलिटिकल हक और बाकी हक मिले हैं, आज क्यों आप और राहुल गांधी जी उनके हक छीनने पर उमादा हुए हैं? आज क्यों हमारी बच्चियों को जो 50-60 साल बाद हक मिले हैं, क्यों उमर साहब और राहुल गांधी जी उनसे वो हक छीनने पर उमादा हुए हैं? और वेस्ट पाक और पीओजे के रेफ्यूजी, इसके अंदर मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि जरा ये चीज क्या हम हमारे रेफ्यूजी भाइयों को बताएं, जिन्हें 60 साल तक अपने देश के अंदर आपने एलियंस की जिंदगी बताने पर मजबूर किया था। आज राहुल गांधी जी और उमर साहब उनसे हक क्यों छीनने कर उमादा हुए हैं? और सबसे बड़ी बात पहाड़ी समुदाय की। और मैं इन सब चीजों को कह के ये बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग सचेत हो जाएं कि ये जो अलायंस जो नेहरू जी के टाइम से और शेख साहब के टाइम से शुरू हुआ, आज फिर से हमारे देश को वहां पर ले जाने की फिराक में है। क्या उमर साहब हैं और क्या राहुल गांधी जी हैं? और इन सब चीजों का जवाब आज उमर साहब को देना पड़ेगा कि ये बताएं कि इन सब लोगों की जो उत्पीड़ना हुई है, इसके जिम्मेवार आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी, आज किस एजेंडे के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को फिर क्यों बरगलाने के लिए आप उमादा हो चुके हैं? क्या जो खुशहाली कश्मीर में आई है वो आपको मंजूर नहीं है? क्या आपको वही चीजें पसंद है, वही खून खराबा पसंद है? क्योंकि राहुल जी गांधी जी ने तो अपना खून का रिश्ता बता दिया। वो खून का नहीं, वो लहू लुहान करने का रिश्ता है राहुल गांधी जी का। और वही लहू लुहान करने का रिश्ता, 1.5 लाख से ज्यादा कब्रों में और शमशानों में लोग चले गए। लेकिन आप दोनों फिर से जो नया आपने राहुल ओमर जो अकॉर्ड बनाया है, इसमें जम्मू कश्मीर में और कब्रें देखना चाहते हैं और शमशानों में जो मासूम जो है वो जलते देखना चाहते हैं। ये घिनौनी राजनीति है। मैं सचेत करना चाहता हूं उमर साहब आपको कि इस तरह की राजनीति ना करें, और इस तरह की राजनीति से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अमन और सुकून और सुख चैन के लिए जैसे आगे चल रहा है, और अमन जम्मू कश्मीर वो जगह जहां हर इंसान सुख शांति से जीना चाहता है। लेकिन अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इससे सचेत हो जाइए। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस चीज कहना चाहता हूं कि इनके इस अकॉर्ड को शेख साहब के टाइम से, नेहरू जी के टाइम से याद करें। ये जो अकॉर्ड आपस में करते हैं, सीटों के लिए अकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को बरगलाने के लिए करते हैं। इससे आज आपको सबको लोगों को आगाह कर देना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से 5 अगस्त 2019 से पहले का मंजर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 करोड़ लोगों को फिर से यहां वीजा लेकर आना पड़े और हमें भी यहां से वीजा लेकर जाना पड़े, क्योंकि इनके मंसूबे कुछ इसी तरह के हैं। इनको अमन सुकून बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहां पर यह खून का रिश्ता, लहू लुहान करने का रिश्ता, जिसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं राहुल गांधी जी और उमर साहब की पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसको लिखती है। तो ये आपको हम बताना चाहते थे। अब आपका कोई सवाल है या आप कोई बात करना चाहते हैं? सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो मिनिस्टर रहे, आपने खुद इनके साथ जो है लाइन किया था। मैंने वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि उमर साहब को उंगली पकड़ के चलना हम ही ने सिखाया था। हमने बताया, हम तो सभी को मंत्री भी रहे, बिल्कुल एनर्जी मिनिस्टर बनाया गया, सोलर एनर्जी का भारत साहब को। हम तो पूरी कोशिश करते हैं इस देश के जितने बासिंदे हैं सबके सब देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चलें, क्योंकि हमारे लिए सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप होता है। हम तो पूरी कोशिश करते हैं। हमने हर जगह पे कोशिश की। अगर कोई वहां पर नहीं जाना चाहता, किसी के लिए अपने परिवार की राजनीति ज्यादा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अभिषेक जी, एक सिंपल सा सवाल रहेगा मेरा। भारतीय जनता पार्टी सांबा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दिखाया हुआ जो रास्ता था और विचारधारा थी, अब उस पर चलने लगी है। उस पर जरा जवाब देंगे? देखिए, हम टोटली इस बात को खारिज करते हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी है
वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है वासुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी का किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो हमने कर दिखाया है ये सबको जग जाहिर है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। अभिजीत जी, एक सवाल रहेगा, जैसे कि लगातार जो है भाजपा में पिछले दिनों विवाद देखने को मिला कि कुछ लोग नाराज थे कि हमें मैंडेट नहीं मिला, और कुछ लोगों ने पार्टियों में 50-50 साल इस संगठन को दिए हैं, उनको मैंडेट नहीं मिला, वो पार्टी छोड़कर चले गए। मगर युवाओं का कहना था, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और बाहर निकल गए रिजिग्नेशन देकर, उनका कहना था अब हम धूप में खड़े होकर झंडे लेके भाजपा की नौकरी नहीं करेंगे। देखिए बोलिए। सबसे बड़ी ये चीज आती है, मैं आपको, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था लेकिन अब आप लोगों ने इमोशनल कर दिया तो मैं अपनी बात कह दूंगा। मैं वैसे भी दिल की बात आपसे करता हूँ। जब मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में आया था ना, तो आपको पता होगा मैं संघ का प्राथमिक पीओ पहले मैं कहा था, आपको अच्छी तरह से पता है। सबसे बड़ी बात आती है आपको आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ता है। जब आप आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सर्वप्रथम देश है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप है। जब लास्ट में अपना आप है तो ये बातें कहीं नहीं आती। संगठन जो तय करता है उसके साथ हर इंसान खड़ा होता है, और जो अगर इस तरह की बात कोई भी करेगा इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को और संगठन को समझ ही नहीं पाया। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि लड़ाई और मन मुटाव किसके बीच में नहीं होते। क्या कभी आपकी अपनी हमारी भाभी जी से लड़ाई नहीं हुई क्या आप कभी? तो इसके अंदर तो चलता है सारी चीजों के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बड़ा सभ्य कैडर है। यहाँ कांग्रेस के अंदर देखिएगा एक दूसरे को कुर्सियां मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारा फिर भी बड़ा सभ्य कैडर है। कोई अगर चला गया किसी मन मुटाव के कारण, समय आएगा वो भी वापस लौट जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र है जहां पर राजीव शर्मा जी को टिकट दी गई और आज कम से कम 4 से 5 हजार लोग जो है वो स्थानीय लोग जो है जिसमें महिलाएं भी थी वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीदवार बदला जाए। उस पर जो विपक्षी दल है वो आपस सवाल उठा रहे हैं कि आप विपक्षी दल पर तो निशाना साध रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, कोई भी इसको इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैंने पहले भी जवाब दिया। मैंने कहा हमारे लिए संगठन सर्वप्रथम होता है। सबसे पहले हमारे लिए संगठन है। संगठन जो कहेगा वो होता है। अब आपने बात की तो बताता हूं, जहां से मैं मूलतः जसरोटा से आता हूं वहां से तो मेरा भी नाम था, और मेरे साथ मेरे ही ब्रदर हैं वो राजीव जसरोटिया जी, उनका नाम था। रात को 1:30 बजे सबसे पहले मुबारक मैंने उनको दी है, और मैंने कहा भैया बताओ कहां चलना आपके साथ। अगर हम इस सोच से चलेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना, वरना जम्मू कश्मीर को तो हम सबके सब लोग उन्हीं के हाथों सौंप देंगे जिन्होंने 50-60 साल तक यहां पर किया है। और जम्मू के लोगों को तो आगाह होना पड़ेगा। आपके साथ तो जो नाइंसाफियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की है, ये एकजुट होकर ही आप इनके साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको याद होगा सन 51-52 की पहली असेंबली यही कांग्रेस थी और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आप जम्मू वालों की पॉपुलेशन कितनी थी? 12 लाख। कश्मीर की कितनी थी? 10 लाख। वहां कितनी सीटें दी गई? 1.5 दर्जन, हमसे ज्यादा। कब से आप लोग जुल्मों सितम सहते आ रहे हो? आज इनकी बातों के अंदर आ जाओगे? तो मुझे लगता है जम्मू के लोगों को कम से कम अपनी आंखें खोलना पड़ेगी। कभी सोच भी सकते थे कि जम्मू अकेला प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है और एम्स भी है, और वो 5-6 सालों के अंदर ही बना। 50-60 साल के अंदर इन्होंने आपको क्या दिया? एक इंस्टीट्यूट सोरा, वो भी कश्मीर में। आपके पास क्या था यहां पर? हम ये नहीं कहते कि केवल जम्मू, हमने कश्मीर में भी उतना विकास कराया है। कम से कम हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरह एक आंख से नहीं देखते। जम्मू और कश्मीर हमारी 2 आंखों की तरह। लेकिन जम्मू के लोगों ने कितना कुछ सहा है इसके अगेंस्ट। सवाल सर यही है कि 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिन पर आप निशाना साधते रहे, वो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन अब वो भाजपा में है, उन्हीं को टिकट दी गई है। जब वो दूसरी पार्टी में थे तो वो गलत थे, लेकिन बीजेपी में आकर वो सही है। देखिए, विपक्षी दल इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आइडियोलॉजी से जुड़ना बड़ा जरूरी होता है। अगर कोई आइडियोलॉजी से हमारे साथ जुड़ता है, हमारे साथ आता है, तो मोस्ट वेलकम। आप किसी पार्टी में जाते हैं सिर्फ अगर अपने लिए जा रहे हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, और जब परिवार के अंदर कोई आ गया फिर वो बाहर का नहीं होता, वो अपने परिवार का होता है। अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि लगातार विपक्षी दल जो है निशाना साध रहा है भाजपा के ऊपर, और साफ तौर पर यही कह रहा है कि 2014 से जुमले भाजपा ने जम्मू कश्मीर की जनता को दिए हैं, सुनाए हैं, और आज तक किसी भी जुमले में वो खड़ी भी नहीं हुई। अरे बताएं, जुमले इनके हैं या हमारे हैं? 51-52 का मैंने आपको पहले बता दिया, 87 की रिगिंग मैंने इनकी बता दी आपको। उसके बाद सोचिए ऐसी कौन सी आपके पास जादू की छड़ी थी कि 10 साल आप कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को छोड़कर लंदन चले गए और आके फिर से आपने सरकार बना ली। आज इनकी दिक्कत समझिए। दिक्कत इनकी ये है कि वो जमाना चला गया कि 5000 के वोटों से आप एमएलए बनेंगे, 10,000 के वोटों से मंत्री बनेंगे और 15,000 के वोटों से मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तो लाखों वोट लेना पड़े हैं, तभी तो उमर साहब भी हार गए और महबूबा मुफ्ती साहब भी हार गई।
यही तो है जमहूरियत। 3 टायर सिस्टम किसने रिस्टोर किया? हमने रिस्टोर किया। तो जुमले इनके हैं या हमारे हैं? जरा बताएं जरा। 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है पीडीपी के अंदर, तो रातों रात मामा भांजा जी केएस ऑफिसर बन गए और फिर खुद ही उमर साहब ने शोर मचाया तो नीचे उतारना पड़ा। तो रोशनी एक्ट के अंदर खुद के घर में रोशनी आ गई, किसी के घर में बल्ब तक नहीं पहुंचा। तो इतना कुछ आपने जुमले किए हैं। 60 साल बाद अब अनंतनाग के गांव में जाकर बिजली पहुंचना शुरू हुई है, अब पानी पहुंचना शुरू हुआ। तो जुमले किसके हैं? हमारे तो हाथ कंगन को आरसी क्या और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। लेकिन लोगों के बीच में मैं बात कहना चाहता हूं, अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए सबको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज उमर साहब और राहुल गांधी फिर से आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। पंडितों का कहना है कि इस बार भी हम नोटा दबाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफी कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने नोटा दबाया। आज हमने जब उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अब हम नोटा दबाएंगे, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमें हमेशा से यूज किया। देखिए, सबसे बड़ी बात कश्मीरी पंडित समाज को मैं कहना चाहता हूं, आपके कश्मीरी हिंदू समाज को, कि आपके सबसे बड़े कोई गुनाहगार थे तो बीटा कराटे, शबीर शाह और यासीन मलिक जैसे लोग, ये 30-30 साल किनकी कुर्सियों के पीछे छुपे हुए थे? ये जरा उमर साहब जवाब दें या राहुल गांधी जवाब दें। आज वो कहां के कहां आपको नजर आए? सबको जेलों में भरा गया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इंसाफ अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, 10 साल आपकी सरकार रही है, आपने कहा है कि वहाँ पे पूरी तरह से तो शांति है, पत्थरबाजी नहीं है, आतंकवाद का कमर तोड़ दिया, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों जो विस्थापित है, एक भी बंदा वहाँ पे अभी वापस नहीं किया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जब यहाँ के नेता आज भी ऑटोनॉमी की बात करेंगे, आज भी इस तरह के उत्पीड़न की बात करेंगे, आज भी पहले तो कश्मीरी हिंदुओं को उन्होंने वहां से खदेड़ा और उनकी उत्पीड़ना की, आज उनके पीछे जो उनके चिन्ह रह चुके हैं, जो पर्वत रह चुके हैं, आज उनके भी नाम बदल पर जब पार्टी आएगी तो इनसे ये सवाल पूछे ज्यादा बेहतर है। आज तो उमर साहब मुझे लगता है लोगों को पर्वतों को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं सीट जीत जाऊं, जो कि जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कायनात जो है ना, जो कुदरत है, ये इंसाफ करती है और इंसाफ यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाएगी। जम्मू में कितनी सीटों पर भाजपा जो है वो दावा बोलने वाली? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात मैं जो आपको थोड़े में ही बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बिना जम्मू कश्मीर की सरकार बनना असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि उसके बिना बनने जो है वो असंभव है, तो क्या कश्मीर घाटी में आप किसके नहीं, हमारे बिना असंभव है। अब संभव कहाँ होगा तो वो बात की बात है, लेकिन असंभव है हमारे बिना। हमारी आइडियोलॉजी, हमारा सबसे पहले हमारे लिए रहता है, ये आइडियोलॉजी थी कि हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, वरना सरकार हमने बनाई हुई थी, सरकार हमने छोड़ी थी। आपकी याद होगा 2003 और 4 के बीच में जो सरकार थी वो पीडीपी और कांग्रेस की थी। और जिस तरह से कश्मीरी पंडित जी की हिंदुओं की बात कर रहे हैं विनीत जी, तो 2003 नदी मार्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे। इन राहुल गांधी जी ने सरकार नहीं छोड़ी थी, अगर आपको याद होगा। और यही पॉलिटिकल पार्टीज उस समय हीलिंग टच खेल रही थी। वो हीलिंग टच किसके लिए था? टेररिस्टों के लिए था या इनके लिए था? तो इनके पास इतने सवाल हैं, इनके पास जवाब नहीं है कोई देने के लिए। तभी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यही कारण है कि उमर साहब कोई बहस नहीं करना चाहते। पूछते हैं तरुण चुग जी कौन है? अरे तरुण चुग जी अपने नाम से तरुण चुग बने हैं। उमर अब्दुल्ला के नाम से अब्दुल्ला हटा दो तो उमर साहब को शायद अपनी गली में कोई नहीं जानेगा।